नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। हम मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हमने मौर्योत्तर काल के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया है और इससे पहले वाली क्लास में हमने मौर्योत्तर काल के सिक्कों को भी देखा और कई सारी चीज़ें देखी। इस क्लास में हमें मौर्योत्तर काल में होने वाले प्रशासन पर प्रभाव को देखना है, यानी जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनका भारतीय सिस्टम पर, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या प्रभाव रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ये पहली बार इंट्रोड्यूस करेंगे और इंट्रोड्यूस करने के कारण क्या होंगे हम वो भी समझेंगे। तो इसको आप प्रश्न की तरह भी देख सकते हैं कि मौर्योत्तर काल में विदेशी शासकों द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इंट्रोड्यूस किए गए नए तत्व, समाविष्ट किए गए नए तत्व या सम्मिलित किए गए नए तत्व क्या थे। तो आप समझते रहिए, ये पॉइंट्स की तरह आप इनको नोट करते चले जाइएगा। कुछ पांच छह पॉइंट्स हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो सबसे पहला प्रभाव था वो ये था राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ये क्या है? राजत्व के दैवीय उत्पत्ति यानी जो विदेशी थे वो जानते थे, ये मानते थे, और खासकर ये कौन मान रहा है वो हम समझेंगे। कनिष्क या कुषाण शासक ऐसा मानते थे क्योंकि वो यूची कबीले से आए थे। और जब आप चीन का इतिहास पढ़ेंगे तो चीन के इतिहास में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ राजा जो वहां हुए वो अपने आप को देवता बताते थे, राजा बताते थे। कई पिक्चरों में भी ऐसा देखने को मिला है, क्योंकि इस सिद्धांत को इसलिए लागू किया गया, जो जनता होती है, जनता राजा को या लीडर को या जो भी उन पर राज कर रहा होता है उसको अपने पिता के समान देखती है। और अगर वो राजा को चुनेंगी, जैसे आज के युग में, लोकतांत्रिक युग में हम लोग अपने लीडर को चुनकर संसद में, विधानसभा में हम लोग भेजते हैं, और जब हम लोग उनको चुन लेते हैं, उनको भेज देते हैं, तो उनको हमने कुछ काम करने के लिए भेजा है, और अगर वो उन कामों को नहीं करेंगे तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, और अगर वो सवालों का जवाब नहीं देंगे, ना उस काम को पूरा करेंगे, तो हम उनको आने वाले समय में हटा देंगे कि जी आप योग्य नहीं है, आप इस लायक नहीं है कि आप शासन कर सके या आप संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। उसकी जवाबदेही जो है वो हमारे साथ है क्योंकि हमने उसको चुना है। लेकिन सोचकर देखिए, अगर ऐसा हो कि वो जो लीडर है उसको हम नहीं चुन रहे, वो खुद जाके वहां बैठ रहा है, पहले से कोई लीडर है, उसको हटाकर वो खुद बैठ रहा है, तो उसकी जवाबदेही किससे होगी? किसी से भी नहीं होगी। इसीलिए आगे चलकर हमें मुगल काल में भी ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये क्या करते थे, ये राजा जो थे अपने आप को देवता बताते थे, अपने आप को देव का बेटा बताते थे, देव पुत्र बताते थे। इससे पहले भी ऐसा हुआ। अशोक अपने अभिलेखों में लिखवाता है देव नाम प्रिय या प्रिय, मैं देवताओं का प्यारा हूं, बिलवर्ड हूं, मैं देवताओं का प्यारा हूं, देवता मुझे प्यार करते हैं। उसने ये नहीं बोला कि मैं देवता का बेटा हूं या मैं खुद देवता हूं। ये अपने आप को खुद ही देवता बताने लग गए, अपने आप को देवपुत्र बताने लग गए, अपने आप को देवता का दूत बताने लग गए। और और कुषाणों की टाइटल्स भी हमें ऐसी देखने को मिलती हैं। तो शक और कुषाणों में एक ऐसी प्रथा थी जो राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर विश्वास करती थी, और यह हमें इसीलिए देखने को मिलेगा ताकि ये जवाबदेही जनता इनसे ना ले, जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही ना हो। ये तो बोल देंगे ना कि हमें तो ईश्वर ने भेजा है, हमें तो देवता ने भेजा है राज करने के लिए, तुम तो कुछ नहीं हो। ये तो अच्छी बात है कि हम तुम्हारा शासन चला रहे हैं, जो उल्ट बाहर से कोई आ जाता है आक्रमण करने, हम उनसे तुम्हें बचा लेते हैं। तो हम देवपुत्र हैं, हम देवता के पुत्र हैं, हम देवता के दूत हैं। इस तरीके की चीजों को राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मौर्योत्तर काल में पहली बार हमें देखने को मिलता है। कुषाणों ने देवपुत्र, सन ऑफ गॉड की उपाधि धारण की, जो कि राजत्व के दैवीय सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में कुषाणों ने चीनी शासकों का अनुसरण किया। कुषाणों से ही प्रभावित होकर आगे गुप्त शासक भी राजत्व के दैवीय सिद्धांत का अनुसरण करेंगे। राजत्व के दैवीय सिद्धांत का अनुसरण गुप्त भी आगे चल के करेंगे। तो राजत्व का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दूसरा था। अब देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, आप इसको भी ध्यान में रखते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, हम प्रशासन देख रहे हैं, हम प्रशासन पर प्रभाव विदेशियों का क्या पड़ा। विदेशी मतलब वो जो उत्तरी क्षेत्र में आक्रमणकारी थे, इंडो ग्रीक शक, पार्थियन, कुषाण, इनका भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा, मुख्यतः हमें प्रभाव देख रहे हैं इस क्लास में। तो प्रभाव हमने पहला देखा राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा जो प्रभाव पड़ा, शासन की क्षत्रपी प्रणाली।
और ये किस्मत ही मुख्यतः शक और कुषाणों ने। तो शक और कुषाणों ने क्षत्रपी प्रणाली अपनाई। यह प्रणाली संपूर्ण राज्य के विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजन की प्रणाली थी। क्षत्रपी के प्रमुख को क्षत्रप कहा जाता था। हम देख के आए हैं पहले ही क्षत्रपी प्रणाली। तो ये जो शक थे, ये अपनी प्रशासनिक इकाइयां कैसे बांटते थे? क्षत्रपी में। और क्षत्रपी का जो प्रमुख होता था क्षत्रप होता था। तो प्रशासनिक इकाइयां यूनिट्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए या ब्लॉक मान लीजिए, इन स्तर पर ये पूरे अपने राज्य को छोटे 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 हिस्सों में बांट लेते थे और उसको क्षत्रपी बोलते थे। और हर क्षत्रपी का एक प्रमुख होता था जिसको क्षत्रप बोलते थे। थर्ड जो है संयुक्त शासन या द्वैत शासन की पद्धति। अब ये जो संयुक्त शासन और जो द्वैत शासन है, इसकी जो पद्धति है ये हमें देखने को यहां मिल रही है। अभी संयुक्त शासन या द्वैत शासन क्या है? तो ऐसा समझते रहिए कि एक ही समय पर बेटा भी राज कर रहा है, पापा भी राज कर रहे हैं और उनके कुछ भाई बंधु भी राज कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कुछ शासकों के बारे में, जैसे गैग जो था वो गोल्डन फर्नीस का जो भाई था वो अपने भाई के साथ शासन कर रहे हैं। संयुक्त शासन, द्वैत शासन या ज्वाइंट शासन। द्वैत शासन तो एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं होगा, द्वैत शासन तो वो हो जाएगा कि अलग अलग ऐसे तरीके से। ज्वाइंट शासन बोल दीजिए, ज्वाइंट रूल। शक और कुषाण और पार्थेव्स में ये प्रचलित था। शको, पार्थेव्स एक कुषाणों में हमें संयुक्त शासन के उल्लेख मिलते हैं, जिसका मतलब था कि राजा के साथ उसका पुत्र या उसका पोता, कई बार उसके भाई संयुक्त रूप से शासन चलाते थे। इस संदर्भ में गोंडोफनीस व गैड, गैड जो था गोंडोफनीस का भाई था, संयुक्त शासन चलाने के हमें उल्लेख मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो मिलिट्री शासन, सैन्य शासन। सैन्य शासन को आप ऐसे समझते रहिए, देखिए शासन जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। पहला सिविल रूल या सिविल शासन और दूसरा होता है मिलिट्री शासन। अब ये जो सिविल और मिलिट्री होता है इसका फर्क आप समझ रहे हैं। सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा सिविल सर्विसेज क्या है। नागरिकों को दिए जाने वाली सेवाएं या नागरिकों के लिए जितना भी आप काम करेंगे सिविल सर्विस आती है। रोड, पानी, बिजली और इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, आम जनता से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो। मिलिट्री सेवाएं क्या होती है? बॉर्डर से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं होती है। बहुत ज्यादा अगर अशांति का जब माहौल हो जाता है तो मिलिट्री सेवाएं होती है। अब इस समय अगर हमें मिलिट्री शासन देखने को मिल रहा है, मिलिट्री शासन देखने को मिल रहा है, तो मिलिट्री शासन हमें देखने को कौन से क्षेत्र में मिलेगा? पहली चीज, हम अभी पिछली क्लासेस में समझ के आए हैं कि जो सीमांतवर्ती क्षेत्र थे, जो सीमांतवर्ती क्षेत्र थे वो अशांत थे, आर्थिक जनजातियों के क्षेत्र थे। अशोक भी उन्हें अपने काल में चेतावनियां भिजवाता रहा कि आपको शांति से रहना पड़ेगा, आप अगर फूट डलवाएंगे तो आपकी पिटाई होगी, आपकी तोड़ाई होगी, दमन किया जाएगा। और हमें इस काल में भी बहुत सारी ऐसी अशांत क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे जिस वजह से मिलिट्री शासन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इंडो ग्रीक के संबंध में हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में सैन्य शासन की शुरुआत हिंद यवनों ने की। इनके समय स्ट्रैटगो नामक सैन्य गवर्नर का उल्लेख मिलता है। स्ट्रैटगो नामक सैन्य गवर्नर का उल्लेख मिलता है। संभव है कि नए विजित क्षेत्रों में प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए ऐसा किया होगा। ये जो गवर्नर है ना स्ट्रैटगो, ऐसा ही गवर्नर हमने इससे पहले भी देखा है। जो स्वराज वाला क्षेत्र था वहां के लोकल व्यक्ति को वहां का गवर्नर नियुक्त किया जाता था, क्योंकि वो अशांत या वो ऐसा क्षेत्र था जो लोकल व्यक्ति के द्वारा ही वहां पे संभाला जा सके। पांचवा जो पॉइंट है वो राज्य में सामंती तत्वों की उपस्थिति के संकेत हमें मिलते हैं, और ये हमें मुख्यतः कुषाणों के संदर्भ में देखना है। और आप ऐसा समझते रहिए, आगे वाला जो काल हम पढ़ेंगे गुप्त काल, वो जो गुप्त है, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो गुप्त थे ये कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे। कुषाणों ने एक प्रथा शुरू करी थी, भूमि अनुदान की प्रथा। और जब ये अनुदान देते देते इतना ज्यादा बढ़ गया कि गुप्तों के पास बहुत ज्यादा जमीन बढ़ गई, उनके पास बहुत ज्यादा क्षेत्र बढ़ गया और वो अपने आप को ही एक साम्राज्य बना लेंगे गंगा घाटी वाले क्षेत्र में। और धीरे धीरे उन गुप्तों का भी पतन हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे चलकर आगे वो ग्रामीणीकरण हो जाएगा। वो ग्रामीणीकरण क्यों होगा वो हम देखेंगे। आप यहाँ पे समझिए कि राज्य में सामंती तत्वों की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। कुषाणों की उपाधि महाराजा व महाराजा धीराज मिलती है। कई इतिहासकार का मानना है कि कुषाणों के शासन में कई सामंतों की उपस्थिति रही होगी। एक मत के अनुसार गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। अब ये जो राजा या महाराजा और महाराजा धीराज है, इसका मतलब होता है महाराजा
महाराजा धीराज, महाराजों का भी राजा, राजाओं का भी राजा, महाराजा अधिराज। तो राजाओं का राजा, राजा अधिराजा मतलब राजाओं का राजा, महाराजा अधिराज मतलब महाराजाओं का भी राजा। वो इसलिए क्योंकि अगर एक राजा होता तो अपने आप को एक राट बोलता, सम्राट बोलता, जैसे अशोक करता था। लेकिन ये अपने आप को राजाओं का राजा बता रहे, राजाओं का राजा। अब राजाओं का राजा बोलने की जरूरत इसीलिए पड़ रही क्योंकि राजा पहले से भी बहुत पहले से भी बहुत ज्यादा राजा हैं। अब उन राजाओं का भी राजा अपने आप को बता रहा है ये शासक। तो जब ये अपने आप को राजाओं का राजा बता रहे हैं तो इससे हमें ये पता लगता है कि इनके अधीन कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते होंगे। इनमें एक मुख्य और एक चीज आप ये समझिए, जो छठा पॉइंट है वो है देवकुल। देवकुल का मतलब होता है पूर्वजों का मंदिर। अब आप इसको ऐसे समझ रहे जैसे आप कभी अगर किसी म्यूजियम में गए होंगे, वहां पे एक गैलरी बनी होती है, और अगर स्वतंत्रता से जुड़े किसी म्यूजियम में आप गए होंगे तो वहां पे सारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगी होंगी, इस तरफ बहुत ज्यादा मूर्तियां लगी होंगी। तो ऐसे ही कुषाण क्या करते थे, अपने पूर्वजों की मंदिर स्थापित करते थे और उसमें अपने पूर्वजों की मूर्तियां लगाना शुरू करते थे। इधर पूर्वज, उधर पूर्वज, ऐसे चलते चलते ये प्रथा कंटिन्यू रहती थी और वो एक मंदिर का रूप ले लेते थे। तो इस तरीके की जो प्रथा थी ये कुषाणों में थी। कुषाणों में अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करने की प्रथा थी। एक तरीके से फैमिली टेम्पल आप कह सकते हैं इनको, इनके पूर्वजों के एंसेस्टर्स का टेम्पल बोल सकते हैं। मथुरा के निकट मार्च से हुविष्क के देवकुल के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान के सुरखाकोटल से भी हमें देवकुल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सातवां पॉइंट जो है, प्रभावी घुड़सवार सेना। यह हमें शक और कुषाणों के संदर्भ में देखनी है। और घुड़सवार सेना जो प्रभावी हुई वो वास्तविकता में यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स इवॉल्व करी, कुछ ऐसी टेक्निक्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करा जो आगे के कालों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वो ये कि शकों व कुषाणों ने कुछ नए सैन्य तत्व भारत में समाविष्ट किए, जैसे लगाम, काठी, हेलमेट, बूट, लंबे कोट आदि। अब ये जो लगाम और काठी होगी ना, इससे बहुत ज्यादा होल्ड घोड़े पर मिल पाएगा। पहले आप बैठेंगे, अगर आप कभी जंगली घोड़े पर बैठे ना, अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको है तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको घोड़े को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। उसके बाल आप नहीं पकड़ेंगे, बाल पकड़ेंगे गिरा देगा आपको। तो लगाम बहुत जरूरी हो जाती है और इन्होंने लगाम इंट्रोड्यूस करी। और जब लगाम आप सोच रहे हैं ना, लगाम जब आप करेंगे, पकड़ेंगे लगाम, काठी, ये सब चीजें, तो आपको कितना अच्छा होल्ड मिलेगा और कितनी दूरी तक आप जा सकते हैं। और वैसे तो आप हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, कभी गिरेंगे, कभी बैठेंगे, आपकी यात्रा होगी उसमें बहुत ज्यादा कितना मुश्किल आएगी। तो इन्होंने लगाम, काठी, हेलमेट, बूट, लंबे कोट आदि का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसने घुड़सवार सेना को अत्यधिक प्रभावी बनाया। तो ये सारे जो तत्व थे ये हमने देखे। प्रशासन पर जो प्रभाव पड़ा वो हमने देखा। प्रशासन पर जो प्रभाव पड़ा, पहला प्रभाव पड़ा राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा, शासन की क्षत्रपी प्रणाली हमें देखने को मिली। संयुक्त शासन हमें देखने को मिला। मिलिट्री शासन हमें देखने को मिला। राज्य में सामंती तत्वों की उपस्थिति हमें मिली। देवकुल हमें देखने को मिला और प्रभावी सेना हमें। अब ये जो पॉइंट्स हमने देखे ये हमने मिक्स देखे, ये पॉइंट्स हमने मिक्स देखे हैं। इसमें कोई पॉइंट कुछ शक और कुषाणों से संबंधित है, कोई शक कुषाण पार्थियन से संबंधित है, इस तरीके से, कि कोई इंडो ग्रीक से संबंधित है। अब अगर प्रश्न दो तरीके से आ सकते हैं। पहला आ सकता है कि विदेशियों ने क्या प्रशासनिक नए तत्व भारत में इंट्रोड्यूस करे। उसका जो उत्तर है वो हम अब पढ़ चुके हैं। विदेशों में क्या क्या प्रशासनिक नए तत्व, राजत्व के दैवीय सिद्धांत जो था, नए घुड़सवार तत्व, देवकुल, इस तरीके के 7 पॉइंट जो हमने ऊपर देखे। अगर प्रश्न आ जाता है कुषाणों ने क्या प्रशासनिक नए तत्व इंट्रोड्यूस करे, तो अब हम इसको देखते हैं। राजत्व के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, बड़ी बड़ी उपाधियां जैसे महाराजा धीराज, वो लोग अपने टाइटल्स रखते थे। कुषाणों की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सामंती तत्व हमें देखने को मिलते हैं। क्षत्रपी प्रणाली, संयुक्त शासन, ज्वाइंट रूल हमें वहां देखने को मिला। देवकुल, धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उनके जो सिक्के थे उन पर हमें कई शैव संप्रदाय, भारतीय, रोमन, बौद्ध भगवान आदि के हमें चित्रण उनमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमने कुषाणों से रिलेटेड देख लिया। और इससे पहले जो हमने देखा था वो विदेशियों से रिलेटेड हमने प्रशासनिक तत्वों को हमने देख लिया।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।